हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो हमारे क्लास 12th का चैप्टर 4 का चैप्टर टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ बात हो रही है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की। क्या बात हो रही है? ऑक्सीकरण संख्या निकालने की। तो सबसे पहले ये याद रखना है, अगर कोई उदासीन अणु या यौगिक हो, अगर कोई उदासीन अणु या यौगिक हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका योग 0 होता है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई उदासीन अणु या यौगिक हो तो उसके ऑक्सीकरण संख्या का कुल योग कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई उदासीन अणु या यौगिक है? तो उस पर चार्ज नहीं रहेगा, किसी भी तरह का प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो। अगर नहीं है तो वो कैसा अणु या यौगिक है? उदासीन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो KMnO4 है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन संख्या के बारे में। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग X मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे KMn4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले के का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 प्लस Mn का हम लोग मान लेंगे X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2। और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, बराबर में 0। अब यहाँ हमारा हो गया +1 प्लस X अब -8 बराबर 0। अब -8 और +1 है तो क्या हो जाएगा? -7। x -7 बराबर 0। अब -7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +7। तो x बराबर क्या हो गया? +7। और x हमने किसको माना है? Mn को। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 7। तो इस प्रकार आप आसानी से जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हमें दिया हुआ है K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें निकालना है Cr का, तो उसको हम लोग X मान लेंगे। अब K का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब K है कितना? 2 है, तो +1 को 2 से गुना करेंगे। Cr को X मानेंगे। अब Cr भी कितना है? 2 है, तो X को 2 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन को -2 और उसको गुना करेंगे 7 से। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि उदासीन अणु या यौगिक है। तो +1 गुना 2, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2x और -2 इंटू 7 -14 बराबर 0। अब +2 है -14 है, तो हो जाएगा 2x - 12 बराबर 0। अब -12 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो अब 2x बराबर 12 है, तो हम लोग 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बचेगा। तो x बराबर क्या आया? 6। और x हम लोग किसको माने हैं? Cr को। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है Cr3+ यानी Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई धनायन है तो जितना उसका चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उसका घट जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि Cr का परमाणु संख्या कितना होता है? Cr का परमाणु संख्या होता है 24
अब बात हो रही है Cr3+ की, तो 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो 24 में 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 21। तो Cr3+ का हो गया 21। अब 21 का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आर्गन हो गया हमारा 18। आर्गन कितना हो गया 18, ठीक है। अब उसमें हमें 3 जोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं कि किसको जोड़ने पर हमारा 21 आता है, ठीक है। तो आर्गन 4s1 3d5 पहला ऑप्शन है, तो 5 और 1 6 और 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया, तो ये ए नंबर हमारा नहीं होगा। बी नंबर को देखें, तो आर्गन 18, 18 + 0 + 3, 18 और 3 क्या हो गया 21, क्या हो गया हमारा 21। तो यही वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 4s1 और 3d2 है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले 4s से जाता है, इसीलिए 4s कक्षक का 0 होगा। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे Cr का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ध्यान दीजिएगा, Cr का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ठीक है। तो जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 3d से, तो यानी कि लास्ट में बच जाएगा 4s का 0 और 3d से 2 चला गया तो 3d का 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cr3+ में हमारा एक हो गया आर्गन यानी 18, फिर हमारा हो गया 4s0 और 3d3, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, यानी जो भी हमारे संक्रमण तत्व हैं, जो भी हमारे संक्रमण तत्व हैं वो आवर्त सारणी में किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। बात करें संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो संक्रमण तत्व हम लोग उसे कहेंगे जिसका डी उपकोष अपूर्ण हो यानी रिक्त हो, जिसका डी उपकोष क्या हो अपूर्ण हो यानी कि खाली हो रिक्त हो, वैसे तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व हमारे कौन से ब्लॉक में है डी ब्लॉक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, स्टेरेडियम है। स्टेरेडियम क्या है यही पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेरेडियम जो हमारा है वो पहला संक्रमण श्रृंखला तत्व में आता है, यानी कि जो हमारा स्टेरेडियम है वो जो श्रृंखला तत्व है संक्रमण का वो फर्स्ट वाला में ही आ जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, स्टेरेडियम कौन से श्रृंखला का तत्व है, पहले संक्रमण श्रृंखला का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में एक संक्रमण धातु X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d5 है, इसकी परमाणु संख्या क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, +3 ऑक्सीकरण, +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों का वो क्या किया है त्याग किया है। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे उसकी परमाणु संख्या निकालेंगे तो उसमें हम लोग 3 क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि 3 तो वो क्या कर दिया है दे चुका है। तो अगर बात करें कि ये जो हमारा धातु है X, सबसे पहले हम लोग X लिखेंगे। X का हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर आर्गन, और उसके बाद 3d5, और X ने क्या किया है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी किया है। तो जब हम लोग X का परमाणु संख्या निकालेंगे तो आर्गन का हो गया 18, 3d5 का हो गया 5, और 3 इलेक्ट्रॉन जो दिए थे उसको भी जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8, 18 और 8 कितना हो गया 26, यानी आंसर कौन सा हो गया बी नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तत्वों का चुंबकीय प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। संक्रमण तत्व के उस विन्यास को ज्ञात कीजिए जो उच्चतम चुंबकीय क्षण दिखाता है। यानी जो सबसे उच्चतम चुंबकीय दिखाता है वो कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हमारा जो कक्षक होता है डी कक्षक, जिसमें कितने घर होते हैं, 5 घर होते हैं। ठीक है, 3D कक्षक है। तो जब 3D कक्षक में सभी घरों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उस स्थिति में वो उच्चतम चुंबकीय क्षण दिखाता है। तो कितने डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, 5। यानी जब 3D5 की स्थिति होगी उस समय सबसे उच्चतम चुंबकीय क्षण दिखाएगा वो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नांकित में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनॉइड के लिए समान है। यानी लैंथेनॉइड में किसकी बात हो रही है, लैंथेनॉइड में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी के बारे में। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज, जिसको हम लोग लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो कौन से तत्वों को लैंथेनॉइड श्रेणी में रखा जाता है। तो याद रखिएगा जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। याद रखिएगा जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करेगा उस तत्वों को हम लोग लैंथेनॉइड श्रेणी में रखते हैं। और लैंथेनॉइड श्रेणी जो है वो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो लैंथेनॉइड श्रेणी का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा हमारा, +3। लैंथेनॉइड श्रेणी को किसे कहते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करता है, 4f उपकोष में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, क्रोमेट आयन का रंग है। जो हमारा क्रोमेट आयन है उसका रंग क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्रोमेट आयन है, ठीक है, ये सामान्यतः आपको देखने को भी मिल जाएगा। क्रोमेट आयन जो है वो पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में कौन सा डी ब्लॉक तत्व एक संक्रमण धातु नहीं है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण धातु नहीं है। तो याद रखिएगा संक्रमण धातु किसको कहते हैं, जिसका डी उपकोष खाली हो, जिसका डी उपकोष क्या हो, खाली हो। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें Zn का, तो Zn का परमाणु संख्या 30 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar आर्गन 4s2 3d10। Zn जो है वो ऐसा तत्व है जिसका 3d उपकोष खाली नहीं होता है। तो जब इसका डी उपकोष खाली नहीं होगा तो ये संक्रमण धातु की श्रेणी में नहीं आएगा। तो 21 से 30 तक, परमाणु संख्या 21 से 30 तक में जो परमाणु संख्या 30 है हमारा, वही ऐसा धातु है जो संक्रमण धातु नहीं है क्योंकि उसका डी कक्षक भरा हुआ है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग कैसा होता है। बात करें अगर पोटेशियम पर मैग्नेट की, तो ये ऑक्सीकरण करते हैं और बैगनी रंग के होते हैं। ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं और ये कैसे रंग होते हैं, बैगनी। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 डी 1 से 10। यानी कि जो हमारा डी उपकोष है वो n-1 के नंबर पर रहेगा और डी उपकोष में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और ns कक्षक में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा।
यानी कि जो हमारा NS कक्षक है उसमें या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और D उपकोष जो है वो n-1 के फॉर्म में रहेगा 1 से लेके 10। यानी कि अगर हमारा 4s है तो D वाला कैसा होगा n-1 यानी कि 3D रहेगा। तो 4s से पहले 3D रहेगा। अगर 5s है तो उससे पहले क्या रहेगा 4D। तो इसी प्रकार जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1D 1 से 10 और NS 1 से 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि F ब्लॉक तत्वों का सामान्य संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी किसका पूछा जा रहा है F ब्लॉक का। तो F ब्लॉक की अगर बात करें तो होता है उसका n-2 F 1 से 14 n-1 D 0 से 1 और NS2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ n-2 होगा और इस प्रकार ऑप्शन नंबर D सही होगा। ठीक है, आपके बुक में भी कहीं पर दिया हुआ होगा तो n-1 को n-2 कर लेना है। ठीक है, तो F ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है n-2 F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, n-1 D जिसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और NS2। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा D नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। यानी इनमें से कौन है जिसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा, तो वो होता है आयरन का। ठीक है, Fe2+ की बात हो रही है यहाँ पर। Fe2+ जो है उसके आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। तो आंसर हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉपर की। किसकी बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बहुत ही आसान है, बोलिए। जैसे हम लोग बात करें अगर जैसे आयरन, ठीक है, अगर हम लोग बात करें टोटल की बात करें 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार बता दिया जा रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो कॉपर हो गया हमारा 29। क्या हो गया 29। अब हम लोग कॉपर आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तो कॉपर का होता है 29। क्या होता है 29। तो हो गया हमारा आर्गन, आर्गन यानी कि 18। कितना हो गया आर्गन का 18। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आर्गन 4s1 3d10 ये होता है कॉपर का। किसका होता है कॉपर का, जिसकी परमाणु संख्या 29 है। लेकिन हमें निकालना है Cu2+ का। Cu2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो 29 में 2 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 27। अब हम लोग बताए थे कि सबसे पहले किससे जाएगा 4s से जाएगा, तो 27 है तो आर्गन हो गया हमारा 18। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और एक 3d से जाएगा, तो 3d के पास कितना बच जाएगा 9। अब 4s के पास क्या हो जाएगा 4s के पास 0 हो जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। कभी भी किसी भी आयन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो बहुत ईजी है। जैसे कॉपर है हमारा, कॉपर का हमारा हो गया 29 और हमें निकालना था Cu2+। तो 2+ यानी 2 घट जाएगा, तो 29 में 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 27। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन Ar 4s1 3d10। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले जाएगा 4s से, तो आर्गन बच गया और 4s में 0। अब 3d10 से भी एक जाएगा तो 3d10 से क्या हो जाएगा 3d9। तो 4s 0 और 3d9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो रहा है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है
कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29 और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो होता है आर्गन 18, 4s1 और 3d10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, Zn संक्रमण धातु नहीं है क्यों? तो हम लोग बात करते हैं Zn की। तो Zn का परमाणु संख्या होता है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन Ar 4s2 3d10। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिसका डी कक्षक खाली हो, लेकिन Zn का डी कक्षक पूरी तरह से क्या होता है? भरा होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि Zn संक्रमण धातु नहीं है क्योंकि उसका जो डी कक्षक है वो पूरी तरह से भरा होता है। जिसका भी डी कक्षक पूरी तरह से भरा हो वो कभी भी संक्रमण धातु या तत्व हो ही नहीं सकता है। संक्रमण धातु या तत्व होने के लिए डी कक्षक खाली होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा पदार्थ प्रति चुंबकीय प्रकृति का है? हमसे यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है, इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रति चुंबकीय प्रकृति का है। प्रति चुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। याद रखिएगा जो चुंबकीय गुण होता है वो दो ही तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है हमारा डायमैग्नेटिक अनुचुंबकीय और एक होता है हमारा पैरामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। ठीक है, हिंदी लिख लीजिएगा इसका, डायमैग्नेटिक अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय प्रकृति का कौन सा पदार्थ है, तो वो हो जाएगा हमारा जिंक का आयन Zn2+। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संक्रमण धातुओं के आयन कुछ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं। यानी जो संक्रमण धातु के तत्व हैं, जो हमारे संक्रमण धातु के तत्व हैं वो कुछ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, और जब वो प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं तो उसमें रंग प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? वो रंग प्रदान करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका परिणाम है कौन कौन से संक्रमण है। तो याद रखिएगा, संक्रमण से याद रखिएगा डी, संक्रमण से क्या याद रखना है? डी ब्लॉक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में Fe3+Z = 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर Fe3+ होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है Fe3+। तो अगर Fe का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 26 और Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 26 में 3 चला गया तो कितना बचा? 23। अब हमको 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आर्गन हो गया 18 और उसके बाद 4s2, 18 और 2 20 और 20 और 3d में कितना चला जाएगा? 3। कितना हो गया? 23। 18 2 20 और 3 23। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा सही? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर है। MnO4- होगा। यहाँ पर क्या होगा? MnO4- में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, कभी भी जो MnO4 होता है उसमें एक माइनस का चार्ज रहेगा। ठीक है, तो जितना आयन का चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर का योग भी उतना ही होगा। हमें निकालना किसका है? Mn का। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो Mn को x मान लेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2। कितने ऑक्सीजन है? 4 है तो 4 से गुना करेंगे। = में 0 नहीं होगा। इस बार आयन है तो आयन का जितना चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर का योग होगा। अब x -2 × 4 x -8 बराबर हो गया -1। -8 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर -1 + 8, यानी कि x का मान क्या आ गया? +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 7।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग ऑक्सीडेशन टॉपिक्स अगर हमारा आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जब हमारे पास कोई आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो उसको कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा और भी बहुत सारे थ्योरीज को। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को, जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और प्रीवियस वीडियोस को वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर हर एक चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ और सब्जेक्टिव भी कराया गया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।